दोस्तों सोशल मीडिया पे सवाल आता है और उसके बाद इनकाउंटर होता है। पुलिस का के अपने दावे हैं, जो आम जनता है, जो आम गाँव के लोग हैं, उनके अपने दावे हैं। जी, हम बात करें बिहार के शाहपुर के बेलौटी में जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा एक आम युवा को जिस तरह से गोली मारा गया है, प्रशासन का कहना है वो फायरिंग कर रहा था। उसके उलट में पुलिस प्रशासन के द्वारा आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से उस पे गोली चलाई गई। पुलिस के अपने लॉजिक है, अपने तर्क हैं इस बिंदु पे, लेकिन आम जो जनता है, जो पूरे घटनाक्रम को देख रही थी, उनका कहना था जब भरत भूषण तिवारी जो आम आदमी के जो सवाल थे, उसको लेके जूझता था, लड़ता था, तंत्र से लड़ता था, तो स्वाभाविक है तंत्र से लड़ना तो इतना आसान नहीं होता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए इसकी सुनवाई कहाँ तक होती है, आप सभी को महसूस है। लेकिन सवाल तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसकी हत्या होती है, जब उसका इनकाउंटर होता है। हम कई सोशल मीडिया हैंडल को हम रीड कर रहे थे, देख रहे थे, इसमें तमाम बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दी है। और भरत भूषण तिवारी जो बिहार के बेलौटी गांव के रहने वाले थे, उस गांव में हमारे परिवार के भी लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। सभी ने इसको हत्या करार दिया है। लोगों से, हमारे अपने परिवार के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इनकाउंटर के नाम पे हत्या की बातें सामने जो आ रही। कई सोशल मीडिया हैंडलर को हम देख रहे थे, उसमें आज तक से लेके एबीपी न्यूज़ से लेके तमाम जो नेशनल चैनल है, सुर्खियों में भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर रहा है। लेकिन तमाम मसलों पे एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। जो बिहार के पूर्व डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे साहब, आप सभी जानते हैं कि सबके अपने-अपने सोशल मीडिया मार्फत जो खबरों को देखने का अपना एक पैमाना होता है, एक अंदाज़ होता है, मैच्योरिटी होता है। लेकिन जब बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब का जो स्टेटमेंट आया है पूरे मसले पे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्रशासन के जो आला कमान है, जो चीफ रहे हैं, वो भी बिहार के। उसके बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आती है किसी घटना को लेके, तो उनका जो एनालिसिस करने का हो जाता है। हम लोग भी उसी बक्सर क्षेत्र से आते हैं और हमारे परिवार के लोग शाहपुर में भी हैं, बेलौटी में भी हैं। तो हम लोग चीज़ों को बहुत नज़दीक से समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि जो जमनिया गाँव रहा है, पिछले बरसात में जिस तरह से माँ गंगा का जो कहर बरपा उस पूरे गाँव पे, पूरा गाँव ही नदी की चपेट में आया, जिसके कारण कि लोगों को विस्थापन के तहत बेलौटी और शाहपुर के बीच में जो जवनिया गाँव के जो गरीब-गुरबा परिवार के लोग थे, जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, उन सभी को बेलौटी गाँव और शाहपुर के बीच में एक प्लॉट पे बसाया गया। ये यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन इन तमाम दर्द को देखते हुए आज का जो युवा था, जो दिल का सच्चा आदमी है, स्वाभाविक है कि उसको प्रशासन से और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जो आश्वासन देते हैं, हर तरह के जो वादों की फेहरिस्त रहती है, कि फ़हरिस्त में कि आपको तमाम जो चीज़ें, सुविधाएँ हैं, बहाल करके देंगे। लेकिन जब ये सवाल नहीं होता है, तो आम आदमी के अंदर जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, जो विधायिका है, उसपे सवाल उठते हैं। सवाल महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा कि जो भरत भूषण तिवारी थे, इनके द्वारा लगातार सवालों को लेके जूझना, उन गाँव के लोगों के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ, जो एक विस्थापित परिवार को मिलनी चाहिए, उस उसको लेके वो लगातार सोशल मीडिया पे तमाम तरह के सवाल रखते थे। एक बात ज़रूर था कि हाथों में बंदूक लेके आंदोलन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस आदमी को का जो अब तक हम लोग जो एनालिसिस किए कि बहुत कुछ मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी का लोग नहीं था, दिल का सच्चा आदमी था और लगा कि नहीं हमारे अ, से कुछ लोगों की मदद हो सकती है, उस मार्फ़त उसने पिस्तौल लिया। लेकिन पिस्तौल पे तो अगर लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो उसपे कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। लेकिन उसने किसी का उस पूरे बंदूक से गलत इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी को डराने का, ना किसी को धमकाने का। बस अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी सवाल उसके पास आए होंगे, उससे बचाव को लेके वो पिस्टल रखे हुए था, लेकिन गैर लाइसेंसी था। तो उसपे तो सवाल उठते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के जिस तरह से वीडियो को हम लोगों ने देखा है, वो अपना पिस्टल जो है प्रशासन सामने बिक देता है। उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो घेराबंदी होती है, उसके बाद जो शूट आउट होता है, जो एनकाउंटर होता है, उसपे कई तरह के सवाल खड़े हुए। महत्वपूर्ण रूप के रूप से क्या रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनका स्टेटमेंट पूरे मसले पे क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जो उनके सोशल मीडिया जो उनका पेज है, उसपे उन्होंने अपलोड किया है, इस महत्वपूर्ण घटना को लेके। सुनते हैं पांडे साहब।
जय श्रीमन्नारायण। श्री धाम अयोध्या से आप सभी श्रद्धालु भाइयों को मंगलानुशासन प्रणाम। मैं गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज। मैं अब सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं आता, इंटरव्यू देना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर बिल्कुल अब एक्टिव नहीं हूँ और अगले साल तक सोशल मीडिया का मेरा अकाउंट बिल्कुल बंद हो जाएगा। संभवतः फ़ोन रखना भी अगले साल से बंद कर दूँगा। मुझे समय नहीं रहता। अभी तो दिन में 12 से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए मेरा फ़ोन खुलता है, बाकी समय में फ़ोन अपने पास रखता नहीं। बहुत लोगों ने कल से लगातार फ़ोन किया और सोशल मीडिया के बहुत सारे क्लिप्स भेजे। वो भरत भूषण तिवारी जो बिलौटी के हैं, आरा के, उनके इनकाउंटर के संबंध में। अब उसी मिट्टी में पला हूँ, उसी मिट्टी में बढ़ा हूँ, वहीं जवान हुआ हूँ। शाहबाद की मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। बहुत लोगों का दबाव पड़ा, इस बारे में आपको कुछ बोलना चाहिए। सारी बातें आप सुन चुके हैं, सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरा प्रश्न ये है, क्या बिलौटी का भरत भूषण तिवारी अपराधी था? उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है? क्या वो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, हत्यारा था, अपहरण करने वाला था, रंगदारी वसूलने वाला था, भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था, स्मगलर था, आतंकवादी था, नक्सलवादी था, राष्ट्रद्रोही था, समाजद्रोही था? इसका जवाब क्या है? इसमें से वो कुछ नहीं था। वो तो स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर के उनकी आवाज बन करके प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने वाला एक पागल मस्ताना दीवाना योद्धा था। मुझे तो ये देख समझ करके ही महसूस हुआ, ठीक है, जवनिया गांव के विस्थापितों को लेकर के समस्या थी, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा था, प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। विरोध का उसका तरीका गलत था, लेकिन उसका उद्देश्य तो बहुत ही पवित्र था। तो अपने लिए तो उसने कभी कोई मांग नहीं की, न प्रशासन से न सरकार से। वो तो आम लोगों की व्यवस्था से जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों के लिए प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहा था। तो व्यवस्था को गाली देना, पुलिस को गाली देना, क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए किसी को गोली मार दी जाए? और जिला पुलिस प्रशासन ने जो प्रेस को अपनी विज्ञप्ति एक जारी की है, एक पत्रकार ने आरा से मुझे भेजा था, मैंने उसको देखा। उसमें भी ये नहीं बताया गया है कि एक बहुत बड़ा अपराधी था। उसमें ये बताया गया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अब मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसका कहीं इलाज भी चल रहा होगा, प्रशासन को इसका प्रमाण भी होगा। मुझे लगता है, जितना सोशल मीडिया का क्लिप मैंने देखा है, कि फ्रस्ट्रेशन के कारण इमोशनली अनबैलेंस्ड हो गया था। उसको चालू भाषा में आप विक्षिप्त भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात है, उसे गोली क्यों मारी गई? मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखा, पिस्टल देखा, तो बताइए ये कौन सा हथियार है? उसके साथ कोई गिरोह नहीं था, कोई गैंग नहीं था, कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, अकेला था, एक पिस्टल थी। कितनी गोली उसके पास थी? उससे कितनी गोली बरामद हुई? और जो पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जो घेरे हुए थे, उनसे उसकी दूरी कितनी? मुझे तो देखने से लगता है 200 मीटर से ज्यादा की दूरी पर थे लोग। और किसी भी पिस्टल की मारक क्षमता कितनी दूरी तक होती है? अगर वहां से वो गोली भी चलाए तो क्या 200-250 मीटर की दूरी पर जो पुलिस वाले खड़े हैं, वो गोली उनका नुकसान कर पाएगी?
तो जो पुलिस के लोग हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जिनका प्रशिक्षण हुआ है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 30 मीटर तक ही उस गोली की मारक क्षमता होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो कौन सा खतरा था, और खतरा अगर मान ले भी कि था तो उसने हथियार फेंक दिया, उसने सरेंडर किया, उसने ये भी कहा कि हमारे साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। अब जब तक उसके हाथ में पिस्तौल थी तब तक हम खतरा मान भी लेते हैं। आप सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते तो चलिए, एक बहाना भी था, लेकिन जब उसने हथियार फेंक करके आत्मसमर्पण कर दिया, निहत्था हो गया, तो ऐसा कौन सा खतरा पुलिस बल पर आ गया कि अत्याधुनिक हथियारों से उस पर गोलियों की बौछार की गई, उससे गोली लगी। तो ये क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये है क्या? कानून को जानने वाले ये बताएंगे। तो ये प्रश्न उठता है कि हथियार फेंकने के बाद गोली किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई, कौन उस टोली का नेतृत्व कर रहा था? ये सब लोग हत्या के दोषी हैं। प्रथम दृष्टया ये पुलिस मुठभेड़ इनकाउंटर का, जेन्युइन इनकाउंटर का मामला नहीं लगता। सोशल मीडिया पर जितने क्लिप्स आ रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि हथियार फेंकने के बाद उसको गोली मारी गई, इसलिए प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला ही बनता है। मेरा विचार जानना चाहते थे तो मेरा विचार ये है कि FIR होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, SIT बनाकर एक उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में इसका अनुसंधान होना चाहिए और इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। सारे दोषियों को सजा होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करके उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सारी बातों में DGP को या मुख्यमंत्री को गाली देने से कोई फायदा। थाना में कस्टोडियल डेथ हो जाता है, उसमें DG और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। पुलिस की ट्रेनिंग का दोष है। गाली दे रहा था इसलिए आप पागल हो गए, आपके अहंकार को चोट लग गई, परेशान कर दिया था इसलिए आपने उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। ये बहुत ही गैर कानूनी काम है। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि इस कलंक को धो ले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का यत्न करे। और मेरी संवेदनाएं मृतक के परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय सिमरनारायण। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।